वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। 2019 लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन थोक के भाव में प्रधानमंत्री कैंडिडेट जरूर तैयार हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के ही कुछ नेता विरोधियों में प्रधानमंत्री मटेरियल का गुण देखने लगे हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने मजाक में कही थी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक मराठी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर प्रेरणादायक है और वो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे बयानों का क्या मतलब निकालें? आखिर हर कोई प्रधानमंत्री मटेरियल बनने के लिए उतावला क्यों दिख रहा है? और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के नेताओं को 2019 चुनाव से पहले ऐसे बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? সুস্থ থাকার এই জন্য প্রয়োজন যে বাংলা যদি কোনো প্রধানমন্ত্রী বাঙালি হন তো ওনার সম্ভাবনা আছে, সেজন্য আমরা চাই উনি সুস্থ থাকুন। মানে বাঙালি প্রধানমন্ত্রী বিজেপি তো হতে পারে না, তারপরে হবে তো ওনার চান্স ফার্স্টে আছে। तो दिलीप घोष को आपने सुना। हालांकि दिलीप घोष के इस बयान के बाद बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मुझे लगता है दिलीप जी जो कह रहे थे वो उसको थोड़ा सा मतलब भाषा की वजह से या बर्थडे था इसलिए उन्होंने ऐसे बोल दिए हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रही हूं मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं भी करती, अगर मैं पॉलिटिक्स नहीं भी करती, तो भी ये दूर दूर से पॉसिबल नहीं है। जो इंसान एक राज्य नहीं चला सकते हैं वो देश चलाने की कैसे सोचेंगे? जिस कैरेक्टर की बात आप कर रहे हैं ममता बनर्जी जी, वो हेड ऑफ द स्टेट है। ममता बनर्जी की बात हो रही है। रूपा गांगुली का साफ कहना है कि जिस कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं उससे प्रदेश तो चल नहीं रहा है, वो देश क्या चलाएंगी। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है कि 2019 आया नहीं कि थोक के भाव में पीएम कैंडिडेट की काबिलियत लोगों को दिखने लगी, नेताओं को दिखने लगी। पैनल से मैं आपका तारुफ करा देती हूं। रोहित चहल जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। अजय राय जी टीएमसी के लीडर हैं। आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। निमिष कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का पहली बहस में बहुत बहुत स्वागत। रोहित चहल जी आपसे शुरुआत कर लेती हूं। अभी तक तो विरोधी ही बहुत थे, अब तो आपकी पार्टी के लोग कहने लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि एक मराठी प्रधानमंत्री हो सकता है। दिलीप घोष को भी आपने सुन लिया। तो विरोधियों से इस बार आपको टक्कर नहीं है, खुद पार्टी के अंदर ही इस बार दिक्कत है। अभी तक कांग्रेस पे यह आरोप लगता था कि सेल्फ गोल कर लेती है, इस बार आपकी पार्टी उसमें नंबर बनाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए शोभना जी, मुझे लगता है कि पार्टी में ठीक है जो जिसको बोलना है वो कहता है, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री। अगर 200 से सीट कम आई तो भी देखिए बिल्कुल आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हमारे जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी हैं। उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने काम के मजबूती के दम पर, जो काम हम लोगों ने किया उसके दम पर चुनाव लड़ेगी। और कौन क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम क्या कहता है उससे फर्क पड़ता है। इस तरीके से महिलाओं के लिए जो काम हुआ है, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सभी वर्गों के लिए, जो गरीबों के लिए काम हुआ है, इतना काम हुआ है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कैसे हाथ से निकल गया? हाथ से क्या निकला है? हंग असेंबली हुई है मध्य प्रदेश में, उनसे ज्यादा वोट आज भी कांग्रेस से ज्यादा वोट हमारा था परसेंटेज अगर आप देखा जाए तो। दोनों जगह हाँ, छत्तीसगढ़ में जरूर हमारी हार हुई है, बाकी जगह हंग असेंबली है। आपके नेताओं को ये कहना पड़ रहा है, स्मृति ईरानी को क्यों ये कहना पड़ रहा है कि पता नहीं 2019 में कौन होगा? देखिए नरेंद्र मोदी जी होंगे, वो विश्वास कहाँ चला गया? 2014 में देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता को विश्वास है जो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी सरकार ने जो काम किया है, चाहे महिलाओं को शौचालय बनाकर 9 करोड़ शौचालय बनाकर सम्मान देने का काम किया हो, चाहे 6 करोड़ एलपीजी सिलेंडर, 1 करोड़ गरीबों को आवास के तहत दिया हो, चाहे आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत दिया हो, चाहे 27 महिलाओं के लोन के तहत 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया हो। सुनिए रोहित जी, महिलाओं के लिए भी कर दिया, बेरोजगारों के लिए भी कर दिया, किसानों के लिए भी कर दिया, अपनी खुद की पार्टी में लेकिन कलह हो गई है। नितिन गडकरी ने भी कुछ बोल ही दिया था, अब तमाम नेताओं के बयान आ रहे। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी का मैं रुख कर लेती हूं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, बीजेपी अध्यक्ष को ममता बनर्जी में स्कोप दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन ये महागठबंधन के लिए झगड़ा हो सकता है, आपके युवराज का क्या होगा फिर? पहली चीज
तो हमारे को युवराज नहीं है शोभना जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हमारे वो नेता हैं, हमारी पार्टी में सर्वमान्य नेता हैं, अध्यक्ष हैं हमारे, इसकी नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बात बताऊं बड़ी स्पष्ट रूप से कि एक बड़ा पुराना शेर था ना शोभना जी की, जब कश्ती साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी, और अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। तो अब शिकस्ता कश्ती के नायक श्री नरेंद्र मोदी जी के विकल्पों पर भारतीय जनता पार्टी के मित्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मित्र विचार कर रहे हैं। और आप इस चीज को देखिए, एक नहीं, मैं आपको स्टांस गिनाता हूं जो आपने भी नहीं गिनाए। पहले नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की आरएसएस की इकाई ने प्रोजेक्ट किया, ये मेरा वो नहीं है, रोहित भाई अभी चिल्लाने लगेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, महाराष्ट्र की आरएसएस इकाई ने। उसके बाद संघ प्रिय गौतम का परसों इंटरव्यू और लेटर आप देख लीजिए तो आपको आश्चर्य हो जाएगा, इतने सीनियर इतने वरिष्ठ नेता ने किस तरीके की भाषा और बात श्री अमित शाह जी के लिए कही कि वे उनको हटा करके शिवराज सिंह को अध्यक्ष बनाइए और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इनको बनाइए और अगला प्राइम मिनिस्टर आप कोई दूसरा घोषित कीजिए। उसी तरीके से आपने बंगाल वाली बात आपने बता ही दी, देवेंद्र फडणवीस की बात बता ही दी। अब आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी बोझ बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के लिए। उत्साहित दिख रहे हैं इस बात से, खान के गांव में रहना है तो उत्साहित दिख रहे हैं। अगर मोदी जी बोझ बन गए तो आपको राहुल गांधी का फायदा होता दिख रहा है। पी चिदम्बरम जी ने क्या कहा राहुल जी के बारे में, याद कर लीजिए। अभी तक जो कांग्रेस डरती थी कि राहुल वर्सेस मोदी ना हो जाए, रोहित भाई आपके बीच में नहीं बोला ना। हाँ, रोहित भाई आपके बीच में नहीं बोला। हाँ शोभना जी, हाँ पूरी कीजिए अपनी बात पूरी कीजिए। मैं खुश की बात नहीं हूं मैं बिल्कुल खुश हूं क्योंकि जी मैं बिल्कुल खुश हूं चूंकि नरेंद्र मोदी जी का जो तानाशाही और अलोकतांत्रिक रवैया है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकतांत्रिक मित्र हैं वो घुटन महसूस कर रहे थे और आज वो उस घुटन से निजात पा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर हो या ना हो, हम तो जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोकतांत्रिक लोग हैं उनके लिए बेहतर है। चलिए ठीक है, अजय राय जी टीएमसी के नेता हैं। अजय राय जी, ममता बनर्जी में बहुत गुंजाइश दिखाई दे रही है दिलीप घोष साहब को, तो ममता बनर्जी की जो दबी हुई इच्छाएं हैं उन्होंने भी दिल्ली चलो का नारा दे दिया है, वो कहीं ना कहीं सफल होती दिख रही है कि आपको ये कहना ही नहीं पड़ा कि ममता बनर्जी को महागठबंधन का चेहरा बनाओ, खुद बीजेपी के अध्यक्ष ने वो पत्ता खेल दिया, आपकी तो बल्ले बल्ले। सोमनाथ जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये कि अगर दिलीप घोष जी ने कुछ कह रहे तो वो मन की बात है और जो सच्चाई है वो जुबान पे आ ही जाती है। मतलब ममता बनर्जी महागठबंधन का चेहरा होगी, नेशनल पार्टी कांग्रेस है लेकिन टीएमसी के प्रधानमंत्री की गुंजाइश आप देखते हैं? अभी गठबंधन हुई नहीं है, गठबंधन की बातें चल रही हैं, इलेक्शन होने को है। मैं बस एक बात बोलूंगा, अगर ममता बनर्जी सामने आ रही है तो इसलिए आ रही है कि डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो अगर सबसे पहले सीएम किसी नेता ने ट्वीट करके ये कहा कि ये गलत हुआ है, अगर किसी भी तरह का विरोध जो आम लोगों को कष्ट दे सकता है उसका विरोध किया है तो वो ममता बनर्जी ने कहा है। और वो कहती है कि देश अच्छी नीतियों से चलती है, देश नेताओं से नहीं चलती। अगर अच्छी नीतियां हो, अगर संविधान को सामने रखा जाए, तमाम लोगों को एक समान माना जाए, जात धर्म को अलग रखकर लोगों के लिए अगर लीडर बनना जाए तो नीतियां अच्छी होंगी। बंगाल में क्या हो रहा है वो छुपा नहीं है किसी से, आप सर जात धर्म की बात मत कीजिए। क्या संविधान जो है, लोकतंत्र जो है, आप रथ यात्रा के लिए मना कर देते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, संविधान अधिकार देता है उस पर आप रोक लगा देते हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, और आप कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा सबसे ज्यादा ममता बनर्जी कर रही है। सोमनाथ जी लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा ममता बनर्जी बचा रही है। पश्चिम बंगाल अभी भी शांत है। अगर आप हिस्ट्री देखें, अगर आप पश्चिम बंगाल की सरकार, आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार देखें तो पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांतों में आने वाले लोग, बीजेपी के लोग दंगा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, दूसरे नाम दे रहे हैं। लेकिन आप अगर यहाँ के लोगों को पूछे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो सुरक्षित है। यहाँ की महिलाएं सुरक्षित हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल में हर कोई सुरक्षित है। इसलिए वो चाहता है कि पश्चिम बंगाल से ही प्राइम मिनिस्टर चुनी जाए। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उनकी नीतियां वो कभी नहीं कहेंगे, हमारे लीडर कभी नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी सच्ची नीतियां उन्हें एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनाएंगी। और ये हमारा भी सपना है कि हमारी उसी पार्टी का बनेगा ना जिसका देश में पूरा जनाधार हो, जो नंबर लेकर आए। क्या कांग्रेस से ज्यादा नंबर लाने का दावा आप कर रहे हैं टीएमसी के सांसद? बिल्कुल बिल्कुल। हम प्रधान, ठीक है,
ठीक है, मुझे आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, निमिष कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। निमिष जी, मैं आपका भी रुख करूंगी, पहले नेताओं को सुन लेती हूँ। आशुतोष वर्मा जी, आपकी भी कोई पसंद हो, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, अगर आपको पीएम कैंडिडेट के लिए उपयुक्त दिख रहे हो तो सर ये सबसे अच्छा मंच है, पेश कर डालिए। शोभना जी, देखिए पहले तो मैं ये बताऊं कि हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र की एक खूबी है कि कम से कम हर आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए इच्छाएं तो जाहिर रख सकता है, और खासकर हम विपक्ष में तो रख ही सकता है, क्योंकि सत्ताधारी दल में तो किसी को रखने का मौका ही नहीं मिला है, और कितनी ख्वाहिशें कितनों की दबी रही वो अब जाके निकल रही हैं। अखिलेश यादव के लिए आपकी इच्छाएं हैं? भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी अजीब सी थी, और इनके पुराने नेताओं ने भी ये बताया है कि जो संवाद की नीति है वो पिछले 4.5 साल से खत्म हो गई है। तो अब एक समय आया है कि जब इनके नेता और हमारे प्रधानमंत्री जो बैकफुट पे जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ लोगों ने जो ख्वाहिशें हैं दबी वो निकल रही हैं। तो पहले तो ये देखें कि किसके साथ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहाँ हैं। और मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बात में नहीं कर रहा हूँ, जो इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं देश में, और चाहे प्रदेश में आप देख लीजिए, चाहे वो जेडीयू के लोग हों, चाहे चिराग पासवान जैसे लोग हों, चाहे आप क्या कहते हैं शिवसेना जैसी पार्टी हो, उन्होंने भी इनको धमकाया है। जो इनके सहयोगी लोग हैं शिवसेना में हो, चाहे पुराने सहयोगी हो। अच्छा, उनको छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, अजय राय जी, उनको छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी, अजय जी, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में साथ आ रही है। हो सकता है कांग्रेस को आप बाहर से समर्थन देने का दावा कर दें, अगर कांग्रेस के पास नंबर आ जाए, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया, तो क्या राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त मानते हैं, या ममता बनर्जी के साथ आप खड़े होंगे? इसमें जवाब दे दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी का नाम अब सबसे ऊपर चल रहा है। देखिए, हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी है। तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल के तमाम लोग चाहे सुप्रीमो ममता बनर्जी है। तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल के तमाम लोग चाहेंगे कि ममता बनर्जी ही देश को चलाए, क्योंकि वही सक्षम है। मैंने नाम गलत ले लिया, मेरा ये सवाल आशुतोष जी से था। नाम गलत ले लिया अजय जी, मैंने नाम गलत ले लिया, ये मेरा सवाल आशुतोष जी से था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर बाहर से कोई बात नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि आप ये सवाल मुझे बार बार पूछे और मैं कहूँ नहीं, आप तो ममता बनर्जी चाहेंगे। अब आप टीएमसी से आते हैं। आशुतोष जी, माफ कीजिए, आशुतोष जी, आपसे सवाल था मेरा ये। जी देखिए, मैं शोभना जी ये बताऊं कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी अपनी हैसियत के हिसाब से मैं अपने नेता को प्रधानमंत्री चाहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीएमसी वाले प्रधानमंत्री चाहते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस तरीके की बातें, इस तरीके की बातें करना मुझे लगता है कि बहुत ही परेशान करने वाली होंगी, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो चुका है। अब सरकार और कई लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस को आपने शरीक भी नहीं किया उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री। अरे सर, आपने कांग्रेस को तो बात भी नहीं करी, कांग्रेस को मौका भी नहीं दिया, अपनी सीट का बंटवारे का ऐलान कर डाला। शोभना जी, चलिए, हम मुझे एक मिनट, मुझे निमिष जी को चर्चा में बहुत बड़ी बात है, पुरानी आप इतिहास देखें। अच्छा, आप लोग बोल चुके हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। निमिष जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। फिर इन सब नेताओं को आपने सुन ही लिया है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कुआं खुदा नहीं और मगरमच्छ आ गई है। हमारे यहाँ एक कहावत है, हर पार्टी से एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है वो तैयार हो चुका है। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी ये बात, ये जो टूट है विपक्ष के बीच में? मैं सिलेवार हम कुछ बातों को देखें तो सबसे पहले मैं आप लोग मेरी बात सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात हमारे जो सामने आ रही है कि सबसे पहले नाम आया नितिन गडकरी, जो काफी समय से बीच में आ रहा था कि उन्हें करना चाहिए। ये साफ साफ संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी में संगठन स्तर पर असंतोष है, ये मानना पड़ेगा बीजेपी को। दूसरा पॉइंट, ममता बनर्जी का नाम आया। ठीक है, जब ममता बनर्जी का नाम आया और नितिन गडकरी का नाम जब चल रहा था, इन दोनों में जो बयान आए उनको आप ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा एक बंगाली भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मराठी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राजनीति, ठीक है। किसी ने ये नहीं कहा कि एक हिंदुस्तानी को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम देश में आजादी के 70 साल बाद भी बंगाली, पंजाबी, तेलुगु, तमिल और इसमें बटे हैं। जात पात में बटे थे, जात पात में हम इतने समय से बटे थे। अब भाषाई काट खिलने लगे हैं
मतलब राजनीति, ये जितने बैठे हैं हमारे सभी पार्टी के साथियों से मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगा कि और कितना बांटने वाले हैं आप। ये देश की जनता 2019 में एक बड़ा फिर से एक बड़ा महायज्ञ होगा, वो लोकतंत्र का महायज्ञ होता है। तो कम से कम इस बार इन पार्टियों को जिस तरह से ये आपसी लड़ाई, पार्टी के अंदर की लड़ाई चल रही है, तो इससे बीजेपी को तो फायदा होगा। देखिए, दिलीप घोष का बयान असल में बीजेपी की एक बहुत अच्छा पासा है, इन्होंने फेंका है। वो इसीलिए कि इससे विपक्ष जो है उसमें घमासान हो जाएगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बयान को आप कैसे लेते हैं? और देवेंद्र फडणवीस का जो बयान है वो भी लोगों को बरगलाने के लिए कि यदि कभी ऐसा जो नरेंद्र मोदी से नाराज है तो लोगों को, मतदाताओं तक ये इस प्रकार का, देखिए आरएसएस एक थिंक टैंक है असल में, वो बहुत दिमाग लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक लोगों को ये बता दें कि अगली बार यदि कुछ गड़बड़ हुई तो हम नरेंद्र मोदी को हटाकर दूसरे को भी ला सकते हैं। अच्छा, तो जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक बड़ा गुबार बन रहा है उसको फुस करने के लिए ये आरएसएस हमेशा, देखिए आरएसएस में एक बहुत उसकी स्ट्रेटेजी, रणनीति हमेशा होती है, वो सेकंडमेंट तैयार रखती है। तो ये नरेंद्र मोदी पर आरएसएस का कंट्रोल भी होगा। और दूसरा, तो और ये लोगों को राजनाथ सिंह से पसंद आप नितिन गडकरी की तरफ शिफ्ट राजनाथ सिंह से और जिस तरीके से सड़कों का एकदम जाल नितिन गडकरी ने बिछाया है, राजनाथ सिंह का वो जो उनको एक बार राजनाथ सिंह जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है, लेकिन उनको एक बड़ा डेरोगेटिव वे में कहा जाता था, वो बहुत गलत है कि निंदानाथ सिंह कहा जाता था। असल में राजनाथ सिंह की जो पर्सनालिटी थी, जिसको लेकर रहा था कि वो बहुत अगले सरदार पटेल होंगे, जो नहीं हो पाए, उसको लेकर एक नाराजगी संगठन में भी है, लोगों में भी है और संघ में भी है। तो इसीलिए अब नितिन गडकरी, आपको लग रहा है कि बीजेपी भुगत सकती है? बिल्कुल, इसलिए विकास पुरुष का दूसरा मोदी लहर पर आप 21 राज्यों में आपने परचम लहराया, अब वो मोदी लहर कुछ फीकी होती हुई दिखाई दे रही है। तभी विकास पुरुष का दूसरा नाम आ गया है। शोभना जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने माना कि सड़कों का जाल नितिन गडकरी जी ने पूरे देश के अंदर बिछाया। हमें क्या इनकार है? मैं वही कह रहा हूँ, अच्छी बात है, आपने माना कि काम हो रहा है। यही मैंने कहा, तो हमने उस पर भी उंगली, अगर अच्छा किया तो हम उसकी बात भी करेंगे। डिमोनेटाइजेशन का फैसला गलत था या अच्छा था? और सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए वो तो जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, बाकी उसके बाद जो चुनाव हुए जनता ने जवाब दे दिया, एक चीज। दूसरी बात, देखिए जो विपक्ष है, जिसको मैं ठग बंधन कहूंगा, जो ठग बंधन है, जो उसके पास ना कोई नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। इनका कौन नेता होगा इनको मालूम नहीं है। आज आप ममता जी का कह रहे हैं, आज इन्हीं के प्रवक्ता ने बैठ के अखिलेश जी ने कहा कि अखिलेश जी हमारे नेता प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते? तो देखिए मैं वही सारा खेल मानिए, अगर बीजेपी इस बार 200 के सीट के नीचे चली जाती है तो खुद आपके नेता ये कहने लगे हैं कि मोदी के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट हो सकता है। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन रहे हैं। सुषमा स्वराज ने कहा वो कुछ नहीं करेंगे। आप रोहित जी, आप इस चीज को नकार नहीं सकते। यदि सुषमा स्वराज सामने आ जाती है तो वो, उनके बारे में तो पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, हम आपको यहाँ जिता देंगे। मुझे तो आपकी बातों पे इतना वो हो रहा है, हैरानी हो रही है। और मुझे लगता है कि हमारे नेता जो हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनके ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। मैं आपको बिल्कुल सर, जनता ने जिस तरीके से काम हुआ है। लेकिन देखिए शोभना जी, एक बात मानिए, शोभना जी एक छोटी सी बात कहता हूँ, शोभना जी एक बात कह के खत्म कर देता हूँ मैं। देखिए, अगर मोदी जी अगर कमजोर होते तो इन सबको मैं कहूंगा इन सब चोरों को एक नहीं होना पड़ता। ठग बंधन जो है, अगर अलग अलग लड़ते ना तो राहुल गांधी जी को इधर उधर भागना नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज ये सारे चोर जो हो रहे हैं, चोर मोसेरे भाई जो है, वो एक में हो रहे हैं क्योंकि मोदी जी मजबूत थे। देश की जनता एक तरफ होगी और ये ठग बंधन एक तरफ होगा। मोदी जी के साथ देश की जनता खड़ी है, एक गरीब आदमी के साथ खड़ी है, और एक तरफ परिवारवाद, वंशवाद चलता रहा है। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आप हाथ उठा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। पता है कि चौकीदार कौन है? अरे चौकीदार तो बिल्कुल पता है, चौकीदार तो प्योर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और आप ही के नेता ने माना है। सर अखिलेश जी से पूछिए, अखिलेश जी के बात कीजिए। अखिलेश जी ने कहा, अखिलेश जी तो जबरदस्त डिप्लोमेटिक आदमी है, उनको आप नहीं पकड़ सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप हाथ उठा रहे थे, जवाब दीजिए। नहीं, उनसे बड़ा डिप्लोमेटिक कई इंटरव्यूज उनके साथ हमने देखे हैं, और निमिष जी मुझसे इस बात पे एग्री करते होंगे कि उनको पकड़ना, उनको घेरना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब देना चाह रहे थे आप।
जी दो बातें। एक तो मैं अपने निमिष भाई का जवाब देना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी ही, अगर बंगाली है तो भी हिंदुस्तानी है, और दिल्ली का रहने वाला है तो भी हिंदुस्तानी है, उत्तर प्रदेश का है तो भी हिंदुस्तानी है। हाँ। ये आप क्षेत्रवाद को इस तरीके से उभार करके उसमें वो न देखें। अब लोकल जगहों पे लोकल बातें की जाती हैं, तो मेरे ख्याल से धनात्मक रूप से लेना चाहिए। दूसरी बात में क्या नाम, अभी रोहित भाई की बात का जवाब दे दूं। सच्चाई तो ये है आज की डेट में, अगर नरेंद्र मोदी जी 300 नहीं 600 सीटें ले आए 545 की संसद में, कौन रोक सकता है इन्हें? क्योंकि ये लोग तो 600 करोड़ से वोट लेते हैं, 125 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर और मकान दे देते हैं। ये लोग तो जो भी खा पी करके जो भाषण देते हो इनकी अपनी जगह पर है, तो ये लोग 600 सीटें भी ले जा सकते हैं। लेकिन जनता को 545 में से चुनना है, और जनता ने नोटबंदी की बात हो, चाहे बाकी चीजों की बात हो, और चाहे पुडुचेरी वड़क्कम की बात हो जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है, मैं सारी चीजों में उन्होंने 3 राज्यों में भी मोहर लगा दी है और बाकी 2 राज्यों में भी मोहर लगा दी है। आज की डेट में संघ जो है वो अपने दूसरे पत्तों को खेल रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी और उनके समर्थकों के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि सारे के सारे लोग, चाहे संघ प्रिय गौतम, कड़ी टक्कर में आप अब दिखने लगे। हम तो खुश हैं, हम तो जनता के, हम तो 44 आए थे तब भी हमने जनता का स्वीकार किया था। हाँ। और सुरेंद्र राजपूत जी को मैं सुन रहा था फिर लोकतंत्र की बात नहीं, मुकाबला नहीं, हम तो आपसे एक बात बता दें बड़ी जिम्मेवारी से, गला घोटा था देश का, आपने लोकतंत्र का इमरजेंसी लगा के हो, और आज जब एक पिक्चर आ रही है और आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश हो रही है एक एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर के अंदर, तो आपको तकलीफ हो रही है। जब हिंदू सरकार आती है तो आपको दिक्कत होती है। तो सर देखिए, आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। देखिए अब देखिए किस तरीके से परेशान हो गए। आप बात समझिए रोहित भाई, लोकतांत्रिक लोगों के साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बढ़िया आपकी एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ एसके दत्ता साहब जुड़ गए हैं। दत्ता जी, आप थोड़ी सी चर्चा में हमसे देर से जुड़े हैं, और सभी तमाम राजनीतिक नेताओं को हम सुन रहे हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छा शक्ति एकदम जवान हो गई है। हर एक को अपनी पार्टी के नेता में पीएम कैंडिडेट होने की कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है। ममता, टीएमसी वालों को ममता बनर्जी में दिख रही है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ बैठे, उन्होंने अखिलेश यादव में भी अपनी इच्छा जाहिर करी। बीजेपी के लिए इसको आप फायदा देखते हैं या इससे नुकसान होगा? जो बीजेपी में भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर रार चल रही है, वो किसी से छुपा नहीं। हाँ, ये जरूर ये बात है कि भाजपा में भी कहीं ना कहीं पे कैंडिडेट्स को लेके एक खींचातानी तो चल रही है। अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी के बारे में बातें सामने आई है, पर औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो एनडीए के जो औपचारिक प्रधानमंत्री कैंडिडेट है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। अगर 200 से सीट कम आती है बीजेपी की, तब अलग विषय होगा, तब अलग विषय होगा। वो तो मतलब आपके पोस्ट पोल नतीजे के बाद सारी चीजें तय होगा, पर फिलहाल उस विषय पे जिस तरह की परिस्थिति है उस परिस्थिति में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ममता बनर्जी जी का जो एक राजनीति रहा है वो कहीं ना कहीं पे एकला चलो रे रहा है वो चीज, और उनके नीतिगत राजनीति में बांग्ला में अगर मैं कह दूं तो ये तो चलबे ना, यानी कि बीजेपी चलबे ना, सीपीएम चलबे ना, कांग्रेस चलबे ना, चलबे तो सिर्फ पूरे देश में जनाधार होना जरूरी भी है। हाँ, मतलब पूरे एक स्टेट के जनाधार से नहीं आप बात नहीं हो सकता है। पर ममता दीदी को ये बात कौन समझाए? उनको तो सिर्फ लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के सिवा बंगाल के परिपक्ष में या फिर भारत के परिपक्ष में दूसरा कोई चलबे ना है। तो ये जो चौलबेना वाला जो नीति है ना ममता दीदी का, ये कहीं ना कहीं पे उनको एक तरह से आइसोलेट कर रही है पूरे महागठबंधन में। मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये जो महागठबंधन है, मुझे लगता है कि ये महा तो है बेशक, पर गठबंधन है कि नहीं वो महत्वपूर्ण बात है। मुझे तो दलों की बंधन लगती है ये। और अब जो सेम रार है वो हम एनडीए में भी देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे शिवसेना और झगड़ा बहुत बढ़ गया है भाजपा का और शिवसेना का जो संबंध है वो तो मुझे समझ में नहीं आता है। क्या वो मित्र वाला संबंध है या फिर विरोधी की संबंध है, या फिर अंदर रह के विरोधी भी बनो और मित्र भी बनो? ये तो शिवसेना खुद ही कहीं ना कहीं पे इस पे प्रकाश डाल सकती है। हाँ, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि 2019 का जो अखाड़ा है, मुझे लगता है मुझे वो कहानी याद आती है विक्रम बेताल की, सिंहासन 32 वाला,
मतलब कि सिंहासन 32 में राजनीतिक सिंहासन पुतले हैं 32 और हर कोई एक ही सिंहासन की तरफ देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का कुर्सी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 2019 का जो चुनाव है ये बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि 2014 में जिस तरह से एक तरफा लहर नरेंद्र मोदी जी के लिए था, मेरा वो लहर अभी लहर की आपने बात करी। अचानक जिस तरह से मुख्यमंत्री थे वो गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार कांग्रेस ने हमला बोलना शुरू कर दिया, मोदी मोदी मोदी, और मोदी को एक लोकल लीडर से एक नेशनल लीडर के तौर पर खड़ा कर दिया। क्या वही सेम गलती बीजेपी ने कर दी है राहुल गांधी के साथ? कहीं ना कहीं पे जरूर भाजपा ने भी वो गलती तो जरूर किया है। मैं समझता हूँ सिर्फ राहुल ये जो जपने की जो एक परंपरा है ना कि कांग्रेस सिर्फ मोदी 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 और भाजपा केवल राहुल राहुल राहुल, वो जपने का परंपरा शायद एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे एक तरह से मतलब कि अन चैलेंज लीडर के हिसाब से खड़ा किया है। पर अंतर जरूर है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब छवि को हम लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं पे गंभीर छवि के हिसाब से देखा जाए, राहुल जी की जब छवि देखा जाता है तो वो आंख मारने वाली छवि जरूर दिखाई देती है। ठीक है, आशुतोष जी कुछ कहना चाहते हैं? आशुतोष जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, सुरेंद्र जी फिर आपके पास आऊंगी कि छवि को लेकर समस्या है राहुल गांधी की, लेकिन मैं पहले आशुतोष जी बोलिए। आशुतोष जी। नहीं शोभना जी, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक से ये नहीं सोचता हूं कि वो सिंहासन 32 जैसे एक हंसी मजाक की भारतीय राजनीति में बात करें। मैं इनको यही याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी समाजवादी पार्टी और बाकी सेक्युलर फोर्सेस, एक बार जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तब भी किसी ने प्रधानमंत्री के लिए दौड़ नहीं लगाई थी और बड़ी सियासत को हम लोग ने धराशायी किया था। यूपीए 1 और यूपीए 2 की भी सरकार आई थी तो प्रधानमंत्री चेहरे के साथ नहीं आई थी। तो इतिहास से सीखने की जरूरत सबको है। तो ये जो बोल रहे हैं कि ये गठबंधन है और ठगबंधन है, एक प्रचंड बातों से बचना चाहिए। और मौजूदा प्रधानमंत्री है जो कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल फिगर के हिसाब से है, तो इसलिए पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में मौजूदा प्रधानमंत्री है जो कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल फिगर के हिसाब से है, तो इसलिए पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में प्रचंड छवि है वो ठीक ही फिर भी इंटरनेशनल लेवल की लीडर तो है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब इस तरह की जब सिचुएशन है, ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, दत्ता जी ये कह रहे हैं कि प्रचंड छवि के सामने जिस व्यक्ति से मुकाबला होने जा रहा है उनकी छवि उतनी गंभीर नहीं है। क्या आप इसको कैसे देखते हैं? मैं जवाब आपका चाहती हूँ। जनता की तरफ खड़े होकर राजनीतिक विश्लेषण कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर है। ठीक है, और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस गुमान में रहिए और अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है आशुतोष जी, अपना गुमान आपकी स्थिति हो गई है, आप अपने गुमान को सुनने दीजिए। रोहित जी सुनने दीजिए। एक चीज जरा भूल गए, सच्चाई ये है कि जो दत्ता साहब ने कहा काफी कुछ ठीक कहा, लेकिन कुछ बातों में फिर आज पता नहीं, आज तो अच्छे खासे मतलब विश्लेषक के ही रूप में आए तो हम बधाई दें इनको। लेकिन आखिरी में इन्होंने जो छवि की बात कही तो नरेंद्र मोदी जी की छवि एक ऐसे शख्स की हो गई जो छल करता है, झूठ बोलता है, प्रपंच करता है और खुद चोरी करे या करवाता है, करवा करके भेजता है। अरे तक्षशिला जो है वो पटना में बताता है और 600 करोड़ लोगों से वोट लेता है और 125 करोड़ लोगों को गैस से कनेक्शन देता है और पता नहीं मिमिक्री कैसी कैसी करता है, कभी ऐसे करो, कभी भाइयों बहनों, कभी कभी उनको बीपी हाई हो जाता है, क्या हो जाता है मुझे मालूम नहीं है। राहुल गांधी किसी को व्यक्तिगत हमले करना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में दोनों नेता उनको शर्म आनी चाहिए। व्यक्तिगत हमले नहीं, मुद्दों पे बात कीजिए। व्यक्तिगत हमले नहीं, मुद्दों पे बात कीजिए। अरे राहुल गांधी जी को गंभीरता सिखाइए, रफेल चला रहे हैं, चोर शोर मचा रहा है, उसके बाद मैं एक मिनट सुरेंद्र भाई एक मिनट, आप कुछ कह आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, आप चक्कर आइए मुद्दों पर सुरेंद्र
राजपूत जी, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेताओं के आप सुनिए, 70 साल में इसी उसमें हमने 70 साल निकाल दिए। आप देख रहे हैं हालात कहाँ जा रहे हैं पूरी दुनिया में। बन ही नहीं पाए, विकासशील ही बने हुए हैं। मैन पावर में सबसे स्ट्रांग होने के बाद, खनिज संसाधन में सबसे रिच होने के बाद, प्रकृति में सबसे रिच होने के बावजूद हम विकासशील ही बने हुए हैं अब तक। आपकी देखिए, मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, मैं एक बात जानता हूं कि हमारी जो बैलेंस शीट है ना वो बहुत बेकार होती जा रही है। 135 करोड़ हो चुके हैं। हालात, रोजगार नहीं है सरकारों पर। आप हर आदमी, वो जैसे अभी मैं बताऊं, कांग्रेस बार बार कहती है रोजगार कहाँ है। सबको लगता है आप सबको सरकारी नौकरी दे दीजिएगा। सरकारी नौकरी में आदमी काम करना नहीं चाह रहा है। प्राइवेट सेक्टर रो रहा है। फिक्की CII की कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, पता करिए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छा मैन पावर नहीं है। आपने इतने IIT IIM खोल दिए, कहीं पर भी आपके पास एक ढंग के मैनेजर्स इंजीनियर्स नहीं है। मैं आपको आंकड़ा बताऊं, मैं आपको आंकड़ा बताऊं। नहीं, ये आप क्या बात कर रहे हैं? गूगल, एप्पल, सब IITians भर के यहाँ से लेके जाते हैं और आप अपने देश के इंजीनियर्स पर 15 लाख इंजीनियर्स हर बार निकल रहे हैं। मैं पार्लियामेंट का डेटा बता रहा आज भी दुनिया में 15 लाख इंजीनियर्स और मैनेजमेंट हिंदुस्तान में मुझे दुर्भाग्य, मुझे शर्म आती है सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको शोभा आपका भी जो सम्मान है, लेकिन आप भी अगर यहाँ पार्लियामेंट में कहा गया है इंजीनियर्स, ये पार्लियामेंट में सरकार ने कहा कि 40% इंजीनियर आंशिक रूप से सहमत हो सकता हूँ, पर सारी चीजों पे बिल्कुल सहमत नहीं हो। हमारे देश में बेरोजगारी कहीं न कहीं पे प्रॉब्लम जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम बिल्कुल सारी पॉलिटिकल पार्टी दे और नकार दे। सारी पॉलिटिकल भारत के आज अगर देखा जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से अंतर, मतलब हर राजनीतिक दल बेरोजगारी के मुद्दा तो लेके आता है, आज भारत इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से उभर के आ रही है। पिछले 1 साल का आंकड़ा आप निमिष भाई उठा के देखिए, के मुकाबले में भारत आज के डेट में बहुत आगे है। चाहे वो ग्रोथ के मामले में कहिए, चाहे वो ईज ऑफ बिजनेस के मामले कहिए, चाहे आप एक तरह से गवर्नेंस के मामले में कहिए, लीडरशिप के मामले में कहिए, हर चीज पे है। IMF के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के, IMF के, एशियन दत्ता जी एक मिनट, बहस को मटकाइए मत। एक मिनट, ये आर्थिक मामलों पे, आर्थिक उस पर मेरी बहस नहीं है। मेरा सवाल आपसे, मैं कंक्लूड करूंगी निमिष जी, आप इस बात से तो अग्री करेंगे कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो बेरोजगारी के मुद्दे की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, कुछ मंदिर मस्जिद की भी बात कर लेते हैं, कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व की भी बात कर लेते हैं, वो सारे मुद्दे हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल का ध्यान बढ़ती हुई जनसंख्या पर नहीं है। चाहे कांग्रेस आ जाए और चाहे बीजेपी, नौकरियां आप पैदा करेंगे कहां से? जब जनसंख्या कई फोल्ड्स में बढ़ रही है नौकरियों की तुलना में, तो ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो क्या लगता है कि असली मुद्दा जो है वो 2019 के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या होनी चाहिए? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिए ये वोट बैंक की राजनीति है। यदि ऐसा किया गया तो कांग्रेस और जो बीजेपी के एंटी वाले हैं उनको प्रॉब्लम होगी। वो कहेंगे कि आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, आप गैर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। यदि और ये एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। तो ये जनसंख्या कंट्रोल है ना, ये कभी इसलिए नहीं हो सकता। मेरे पास समय की पाबंदी, राजनीतिक सारे दल एक साथ। छोटी सी प्रतिक्रिया रोहित जी। सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को होने वाली है। उन्होंने खुद ही कहा कि जो मुस्लिम है अगर और देखिए इनको क्या जरूरत थी कहने की, क्योंकि ये सच्चाई है देश की। अगर इसको करेंगे सबसे बड़ा कांग्रेस को होगी। लेकिन देखिए सच्चाई है, मोदी ने कहा है भ्रष्टाचार रोको, कांग्रेस कह रही है मोदी रोको, मोदी ने कह आतंकवाद रोको, ये कह रहे हैं मोदी रोको, मोदी ने कह रहे नक्सलवाद रोको, ये कह रहे मोदी रोको, मोदी ने कह रहे साफ सफाई लाओ, गंभीरतापूर्ण सोचने की आवश्यकता है। चाहे उसके लिए लोगों को कम्युनल कहा जाए या फिर कुछ भी कहा जाए, चलिए पहली बहस खत्म करने का समय आ गया। रोज 10:45 पर एक बड़े मुद्दे पर हम पहली बहस लेकर आते हैं। फिलहाल यहां रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। उससे पहले मैं सारे मेहमानों का धन्यवाद देना चाहूंगी। रुकेंगे।